नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 8 की फाइट का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का मुद्दा, घटिया दवा का खेल, टेस्ट में फेल। आमतौर पर बुखार होने पर पैरासिटामोल को सेफ माना जाता है कि पैरासिटामोल से बुखार उतर जाएगा, लेकिन CDSCO इस संस्थान की रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स, डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं समेत 50 से भी ज्यादा दवाएं औषधि नियामक द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाई गई। गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई दवाओं की लिस्ट इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है। आज चर्चा इसी पर करते हैं कि आखिर कैसे ये सब चलता रहा, क्या अब आगे होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैरासिटामोल समेत 53 दवाएं जांच में फेल। शुगर, BP की कई दवाएं भी जांच में विफल। CDSCO की मासिक रिपोर्ट का खुलासा। सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ी। घटिया दवा का खेल, टेस्ट में फेल। यह सवाल आज का मुद्दा हर घर से जुड़ा है। कैसे दवाओं का ख्याल रखना चाहिए, मरीजों को, डॉक्टर को मरीजों को कैसे समझाना चाहिए, और कौन कौन सी वो दवाएं हैं, किन बीमारियों की वो दवाएं हैं जो इस लिस्ट में आती हैं। क्या अब आगे से ये दवाइयां बंद हो जाएंगी? अब ये दवाइयां नहीं लेंगे तो फिर कौन सी दवाई लेंगे? तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपका स्वागत। महेंद्र जॉनवाल जी, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर हैं। बहुत बहुत स्वागत जॉनवाल साहब। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, सीनियर प्रोफेसर हैं आप, फार्माकोलॉजी, RUHS के। मैं सबसे पहले एडिशनल ड्रग कंट्रोलर महेंद्र जॉनवाल साहब, आपसे जानना और समझना चाहूंगा, CDSCO ये कौन सी संस्था है, किसके अंतर्गत ये आती है? जितनी मैंने जानकारी जुटाई है, समझी है, एक महीने के अंदर, हर महीने ये इस तरह की सब स्टैंडर्ड या बिलो स्टैंडर्ड दवाइयों की लिस्ट जारी करती है। ये जो लिस्ट आई है कितना चिंताजनक है? आगे मरीजों, डॉक्टरों को किस तरह का सावधानी बरतनी चाहिए? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार की एक संस्था है। में केंद्र सरकार के अधिकारी कार्यरत हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो रेगुलर सैंपलिंग करते हैं नमूने जांच के लिए, और उनमें जो भी नमूने औषधियों के अवमानक कोटि के या नकली घोषित होते हैं उनमें तुरंत कार्रवाई करते हुए अलर्ट नोटिस जारी किया जाता है और उनको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, एसोसिएशंस के ग्रुप के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाता है। और उसके साथ ही जो भी दवाइयां हैं उनकी बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाती है, और जो दवाइयां बिक चुकी है उनके रिकॉल नोटिस जारी किए जाते हैं, उनको रिकॉल किया जाता है, स्टॉक को जब्त किया जाता है और आगे कानूनी कार्रवाई होती है। इसमें जो भी गंभीर रूप से अवमानक घोषित होती है उनमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों पर न्यायिक कार्रवाई की जाती है। राजस्थान में भी जो भी दवाइयां नकली या अवमानक कोटि घोषित होती है उनकी हर 15 दिन में अलर्ट नोटिस जारी किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, और उनकी जो लिस्ट है, जैसे अभी 23 बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा था, CDSCO की वेबसाइट पर ये 50 से ज्यादा दवाइयों की लिस्ट डाली हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक, तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल में ली जाती हैं दवाएं,
आप किस बीमारी के लिए कौन सी दवाएं ली जाती हैं जो कि सब स्टैंडर्ड इस लिस्ट में पाई गई हैं, हमारे दर्शकों के लिए आप बताइएगा प्लीज। सर, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि लगभग सभी प्रकार की वाइड वैरायटी ऑफ ड्रग्स हैं जो सब स्टैंडर्ड पाई गई है, जिसमें बुखार की, इवन ओव्यूलेशन जो महिलाओं में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया उससे रिलेटेड है दवाई, बच्चों में पेट के कीड़ों के संबंधित दवाई है, और नींद से संबंधित दवाइयां हैं, और हेपेरिन भी है जो ब्लीडिंग को रोकती है, इससे संबंधित दवाइयां हैं, पेंट गैस की दवाई है, और ब्लड प्रेशर की दवाई है। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ दवाई, बहुत वाइड वैरायटी की दवाइयां हैं। पैरासीटामोल बुखार, और पैरासीटामोल लगभग हर प्रेस्क्रिप्शन में आने वाली दवा है। तो जी नहीं, तो फिर अगर बुखार अब किसी को है, पैरासीटामोल अगर वो नहीं लेगा तो डॉक्टर को फिर प्रिस्क्राइब कुछ दूसरी तरह की दवाई करनी चाहिए। जी, उसमें जिस कंपनी की दवाई अवमानक कोटि की पाई गई है, कंपनी की दवाई को तुरंत रोक दिया जाता है और वो दूसरी अच्छी कंपनी की दवाई, इक्विवेलेंट कंपनी की दवाई डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, सीनियर प्रोफेसर फार्माकोलॉजी, RUHS हैं आप। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि अब लिस्ट तो अभी आई है, आगे इन दवाइयों का निर्माण नहीं होगा, जो बाजार में आ चुके हैं उनको रिकॉल किया जाएगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, पर्चे में इन दवाइयों को नहीं लिखेंगे, लेकिन जो मरीज इन कंपनीज की दवाइयों को अपनी बीमारी के दौरान खा चुके हैं उनको किस तरह का नुकसान पहुंचा होगा, किस तरह की घबराने की उनको जरूरत है, क्या कुछ आगे उनका कोर्स ऑफ एक्शन रह सकता है? नहीं, इसमें जो देखो ये एक रूटीन प्रोसीजर है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो हैं दवाइयों के स्टैंडर्ड रेगुलर चेक करती हैं। हर सैंपल, हर स्टेज में सैंपल लिए जाते हैं और उसको चेक किया जाता है कि ये सैंपल में क्वालिटी गड़बड़ तो नहीं है। अब उसमें क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसमें अगर अमाउंट भी अगर कम है ना, जैसे 500 मिलीग्राम की जगह 400 मिलीग्राम निकल गया या प्रॉपर डिजॉल्व नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है। वो अपनी बहुत सारे क्राइटेरिया में अगर वो फिट नहीं हो रही तो उसको विड्रॉ करने के लिए और उसके लिए कहा जाता है कि उसको उस सैंपल को विड्रॉ किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी के पूरा सारा कुछ लॉट ही गड़बड़ है या प्रोडक्शन, मेन इसके अलग अलग सैंपल, बहुत सारी, अब पैरासीटामोल भी बहुत सारी कंपनी, हजारों कंपनियों की आती हैं, तो उसमें कुछ एक कंपनी, हर कंपनी के सैंपल लिए जाते हैं। किसी कंपनी का सैंपल अगर सब स्टैंडर्ड निकल गया या कुछ क्वालिटी में गड़बड़ निकल गई या अमाउंट कम निकला, ऐसे बहुत सारी क्राइटेरिया हो जाते हैं, प्रॉपर डिजॉल्व नहीं हो रही या कुछ और चीज़ें अगर उसमें लगती हैं तो उसको इस तरह की वार्निंग इशू हो जाती है, अलर्ट जारी होते हैं उसके, और उसको विड्रॉ कर लेते हैं दवाइयों को। नहीं डॉक्टर लोकेंद्र, मतलब ये नहीं है कि दर्शक ये जानना और समझना चाहेंगे, मन में सवाल होगा कि जो दवाई सब स्टैंडर्ड पाई गई है जिस कंपनी की, किसी भी बीमारी की, इन 50 से ज्यादा दवाइयों की जो लिस्ट है, अगर उसने उसका सेवन कर लिया है तो वो किस तरह से घातक साबित रहा होगा, क्या नुकसान पहुंचाया होगा? इसमें देखो नहीं, इसमें नुकसान और ये इस तरह का नहीं होता। एक तो मैं आप जनता की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नेशनल प्रोग्राम चलाती है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। वो प्रोग्राम ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है वो, उसमें हर आदमी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज, हर कोई भी आदमी अगर उसको लगता है कि ये दवाई सब स्टैंडर्ड है, ये दवाई से दुष्प्रभाव हो रहे हैं, ये दवाई किसी तरह की प्रॉब्लम है उसको, या पैकेजिंग सही नहीं है, किसी भी तरह का इशू है, तो वो उन चीज़ों की रिपोर्टिंग कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स अवेलेबल हैं, वो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सेंटर्स हैं, अस्पतालों में फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स रखना मैंडेटरी है सरकार के द्वारा, तो उनमें वो रिपोर्ट कर सकता है और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर सैंपल ये इस तरह के उठाए जाते हैं और उन दवाइयों को बैन और वो विड्रॉ किया जाता है। ये सब शिकायतों पर और उन पर बेस्ड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर सैंपल फेल कम अमाउंट है, ये सैंपल फेल होने का रीज़न मोस्टली ज़्यादातर या तो अमाउंट कम होता है, ये होता है। और अगर कोई दवाई में अगर जैसे मान लो पैरासीटामोल में उसने ग्लूकोज डाल के बेच दिया तो वो तो फिर अलग ही चीज़ हो जाता है, उसमें अलग तरह के केस दर्ज होता है। ज़्यादातर होते हैं सैंपल फेल होने की रीज़न होता है कि उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं है, इस वजह से सैंपल फेल हो गया या डिजॉल्व नहीं हो रही है, कोई इशू है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई बनाने की टेक्निक में मान लो बड़ों के लिए दवाई बन रही है तो उसका जो स्ट्रेंथ और उसकी जो डिसोल्यूशन टाइमिंग और वो सब डिफरेंट होता है। अब उस दवाई की टेक्निक से अगर मान लो बच्चों की गोली बना दी गई तो बच्चों के हाथों में डिसॉल्व नहीं होगी, तो डिसोल्यूशन टाइम और उसका जो पैकेजिंग का जो डिफरेंस हो गया ना, तो इसलिए वो अवमानक हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जनता को जानना जरूरी है। जनता को पूरे ड्रग और सब स्टैंडर्ड ड्रग या दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो जनता को रिपोर्ट करना जरूरी है। वो रिपोर्ट किए जाते हैं जब ये दवाइयाँ विड्रॉ होती हैं। जब यानी कि अगर कोई दवाई अगर खाते हैं आगे चलकर अगर उसका कुछ साइड इफेक्ट आता है
हाँ, असर नहीं कर तो इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको उसका रिपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे कई बार हम एसएमएस अस्पतालों में कई बार ऐसे सर्वे और स्टडी की गई, जब हमारे को पता चला कि ये दवाई काम नहीं कर रही, एक इंजेक्शन लगाया उसके बजाय 2-2, 3-3 इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। तो जनरली होता यही है कि जैसे बाजारों में आपने देखा होगा कि कोई आदमी चीज़ दे रहा है तो कम तोल के दे रहा है, तो ज़्यादातर जो होता है वो इस तरह के अमाउंट की गड़बड़ ज़्यादा होती है, जिससे सब स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उसका तरीका ये होता है, इसकी रिपोर्ट होती है, फिर उसकी कंप्लेंट की जाती है, और सैंपल विड्रॉ होता है, वो कंपनी को बैन किया जाता है, या उस पर जो भी कार्रवाई होती है सरकार अपने तरीके से कार्रवाई करती है। तो मेन चीज़ है कि जनता जागरूक हो कि कोई दवाई अगर काम नहीं कर रही, कोई भी दवाई से साइड इफेक्ट हो रहा है, तो जनता रिपोर्ट करे। बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग भी हमारे साथ। डॉक्टर सुमित गर्ग, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। क्या ये सरकार की एजेंसीज का, संबंधित मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्थानों का एक रूटीन प्रोसेस है, या फिर सवाल ये उठता है कि एक तय पैमाना होता है, स्टैंडर्ड्स हैं हर एक दवाई के, और हर कंपनी, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, दवा बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको पता होगा कि क्या स्टैंडर्ड भारत में किस दवाई का किस बीमारी के लिए रहता है। तो वो चूक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, या जानबूझकर कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और इससे फायदा क्या होता है इन दवाई बनाने वाली कंपनीज को? रविंद्र जी, जैसे आपने बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ एक चिकित्सक भी हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, और फिजिशियन वो चिकित्सक होता है जो अमूमन जो ये ड्रग्स में अभी NSQ ड्रग आई हैं, लिस्ट आई है, उसकी रोजमर्रा की अपने प्रैक्टिस में इन ड्रग्स को इस्तेमाल करता है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ ये कितना भयावह दृश्य हो सकता है इस देश के लिए, देशवासियों के लिए, रोगियों के लिए। एट्रोपिन एड्रेनालिन इसमें ड्रग में, इस लिस्ट में नाम है इन ड्रग्स का। एट्रोपिन एड्रेनालिन वो ड्रग है जब मरीज लगभग मृत कंडीशन में आता है, उसका जो अंतिम लड़ाई चिकित्सक लड़ता है उसकी जान बचाने के लिए, उस प्रक्रिया को CPR कहते हैं। CPR में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई ड्रग है, 2 ही ड्रग हैं जो सबसे ज्यादा काम आती है, वो एड्रेनालिन, एट्रोपिन, दोनों सब स्टैंडर्ड। हार्ट अटैक होता है, सबसे पहले अगर कोई ड्रग काम आती है मरीज को बचाने के लिए, हिपेरिन, सब स्टैंडर्ड। देश में हर तीसरा या चौथा व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, डायबिटीज की ड्रग सब स्टैंडर्ड, ब्लड प्रेशर की ड्रग सब स्टैंडर्ड। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं डॉक्टर सुमित, क्योंकि दूसरा पहलू इसका यह बताया गया कि भाई पैरासिटामोल का अगर एक एग्जांपल दिया कि पैरासिटामोल हजारों कंपनीज बनाती हैं, अब सभी कंपनीज की तरफ से गड़बड़ी नहीं हुई है, उनके सैंपल में गड़बड़ी नहीं है, कुछ कंपनीज में ऐसा हुआ है। रविंद्र जी, मैं वही पूरी बात कर, ठीक है। तो ऐसे करके जाने कितने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ होगा, जाने कितनों की सब स्टैंडर्ड डायबिटिक ड्रग लेने से किडनी खराब हुई होगी, हार्ट अटैक हुए होंगे, जाने कितनों के एंटी हाइपरटेंसिव जो बीपी की दवाइयां हैं उनको लेने से जाने कितनों के ब्रेन स्ट्रोक हुए होंगे, हार्ट अटैक होंगे, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब स्टैंडर्ड है। ये CDSCO ने माना है कि वो या तो प्रभावी कम है और या प्रभावहीन है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर पाई कंपनियां? ये बिल्कुल 100% स्टैंडर्ड जो तय करना है कंपनी का काम है। अब जो कंपनियां जिनको बेच रही हैं वो कह रही है मैन्युफैक्चर का काम है। मैन्युफैक्चर कहता है कि साहब हमको इन्होंने जो स्टैंडर्ड जैसा मांगा हमने दे दिया। तो ये घालमेल क्यों हो रहा है रविंद्र जी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है, और वो रैकेट चालू होता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट उठा के देख लीजिए। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो मनी स्नैचिंग करी, उनमें ये ड्रग कंपनियां मिल जाएंगी। ये इसलिए ये हिम्मत जुटा पा रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आगे कुछ होना नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैंने कई बार नहीं तो देखिए डॉक्टर सुमित, तो CDSCO ने इस लिस्ट को जारी किया है ना भाई, CDSCO ने इस लिस्ट को जारी किया है, बताया है कि ये दवाई अमानक है, सब स्टैंडर्ड है, बिलो स्टैंडर्ड है। तो कोई पर्दादारी थोड़ी रखी गई है, और ये तो एक रूटीन प्रक्रिया, हर महीने ऐसा होता है। तो फिर वो छुपाने की तो कोई कोशिश है ही नहीं, सब कुछ सामने लाया जा रहा है, किस कंपनी की दवा है वो भी बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, आपने सही बात पूछी कि ये बताया जा रहा है, लेकिन इसमें नाम लिया गया किसका? डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिन कंपनियों ने बनवा के बेची। आज भी मैन्युफैक्चरर्स को नहीं लेके आए हैं। मैन्युफैक्चरर ने कितनी और कंपनियों के बेची, उनकी क्या करना है? नहीं बताएंगे। क्यों? कि सरकार इसमें संलिप्त है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं कि अभी तो ये पहली झांकी है। अच्छा, जिस दिन
कोरोना वैक्सीन का घोटाला देश के सामने आएगा, उससे बड़ा मेरे ख्याल से इस देश के अंदर ड्रग के नाम पे या स्वास्थ्य के नाम पे इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं होगा। मैं निरंजन जी का रुख करूंगा। निरंजन जी बताइए, जैसे डॉक्टर सुमित ने कहा, ये एक बहुत बड़े रैकेट के जरिए किया गया काम है। मैन्युफैक्चरर्स के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। मतलब यहां भी बड़े मगरमच्छ सामने नहीं आ रही, यहां भी छोटी मछली आ रही है। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक नफा नुकसान की तारीख को देख करके आज की तारीख में हर चीज का मूल्यांकन करने लग गए हैं, ये उसी की एक वानगी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं इसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए रविंद्र जी, अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मैटर होता, सरकार अगर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती, तो क्या डॉक्टर साहब को सपना आया था कि ये सब स्टैंडर्ड है? उसी सरकार की एजेंसी, जिस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसी की सरकार की एजेंसी ने तो ये चीज बताई है ना, उसी ने तो इनको बैन किया ना, उसी ने तो इनको पब्लिश किया ना इन्हीं दवाइयों को। तो कहने का तात्पर्य सरकार ने बचाने का काम कहां किया? अगर सरकार इसके बचाना चाहती रविंद्र जी, तो इनके ऊपर ना तो इतनी कड़ाई से इनकी जांच करती और ना इनको पब्लिश करती। जैसे लोग खा रहे थे खाते रहते। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है, सरकार देखिए अपना काम कर रही है। रही बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, तो रविंद्र जी आपको एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं कि आपका बहुत बड़ा न्यूज चैनल, और मान लीजिए कोई अगर चंबल का कोई डकैत अगर आपके न्यूज चैनल के ऊपर अगर यूपीआई के माध्यम से आपको 51,000 के अगर डोनेशन डाल देता है और उसके बाद में पता चलता है चंबल के डकैत ने आपको यूपीआई से आपको डोनेशन डाला, तो क्या आप उससे मिले हुए हो गए? क्या आपने किसी डकैती में उसका साथ दे दिया? कैसी बातें कर रहे हैं? पढ़े लिखे ये वो ऐसी बातें कौन कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेटेड लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताऊं क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली मैं बताता हूं, वो ये कहना चाह रहे हैं चंबल के डकैत को अगर ये डराया जाए, धमकाया जाए कि डकैती हम तुम्हारे घर पे कर लेंगे, इस तरह से बीच में हम तुम्हारे घर पे डकैती कर लेंगे, इसलिए फिर वो डकैत अपने घर पे डकैती होने के डर से जो है ये चंदा दे रहा है। अच्छा रविंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, टोटल सुमित जी एक मिनट आ रहा हूं, प्लीज लेट हिम कंप्लीट प्लीज। कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन पे ईडी सीबीआई की रेड डाली, फिर उन पे उनको छोड़ा। ये डकैती सरकार ने करी थी साहब। रविंद्र जी जरा एक बात प्लीज। रविंद्र जी इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी से 2.5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो अपोजिशन के खातों में गया। अपोजिशन ने कौन सी ईडी सीबीआई दी थी ये तो बताइए। कांग्रेस के पास जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आए, लोगों ने कांग्रेस को जो क्षमता दिया था कि उनके पास भी ईडी सीबीआई थी। कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई, ये जो जिस तरीके से जो चुनावी चंदे का जो प्रक्रिया है, इसके अंदर ये जो सालों साल से जो चलती आ रही थी, उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। आज आपको ये तो पता चल आपके दो सवाल उठे यहाँ पर, मैं जवाब दे देता हूं जल्दी से। दो सवाल जो उठे डॉक्टर सुमित, ये बताएं। एक तो ये पूछा कि 2.5 गुना ज्यादा चंदा जो है अपोजिशन पार्टी को मिला, तो उन्होंने क्या डकैती डाका डाल दिया? और दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई अगर छुपाना होता, मैंने पहले भी यह सवाल किया था आपसे, कोई पर्देदारी नहीं है, ये तो सरकार की एजेंसी नहीं नाम सामने वो लेकर आई है, इसमें कोई छिपाने की दबाने की तो बात है ही नहीं। वो बता रही है कि भाई इन कंपनीज की ये दवाइयां गलत हैं, खराब हैं। रविंद्र जी 10 सेकंड एक चीज और कहना। अच्छा चलिए ले लीजिए एक बार डॉक्टर सुमित, एक बार 10 सेकंड और ले लेते हैं। हाँ बोलिए। ये बार बार जो कोविड की दवाई का घोटाले की बात करें, इनसे तो डॉक्टर साहब से पूछिए कि भारत के अलावा ये जो भारत की जो वैक्सीन है कितने देशों को बटी है, पता है आपको? क्या वहां का भी घोटाला है? वो 55 देश भी किसी बात। ठीक है, 3 सवाल आ गए डॉक्टर सुमित आपके पास, दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं वो। पहली बात जो बात करी गई कि सेंट्रल एजेंसी ने निकाला है, मैं फिर कह रहा हूं कि बड़े मगरमच्छ बाकी है। यह केवल एक छोटा सा एग्जांपल देके बचने की कोशिश करी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट निकल के आएगा। फिर दूसरी बात इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की करी। इसका मकसद बताइए। नहीं, मकसद क्या है इसका? छोटी मछलियां क्यों? इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है इसका डॉक्टर सुमित? इसका मकसद क्या है? छोटी मछलियां लाकर बड़ी मछलियों को बचाने का मकसद क्या है? ऐसी बात कर रहे हैं पढ़े लिखे डॉक्टर साहब होकर के। मैं बता रहा हूं ना, उनसे पैसा लिया हुआ है।
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये कह रहे हैं कि हमें मिला, ये आपके चैनल पे इतनी बड़ी झूठ बोल के कैसे जा सकते हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड में देश का सबसे बड़ा घोटाला भारत सरकार ने किया, 5 से 10% टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड का विपक्ष को मिला। ये यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी झूठ कैसे बोल सकते हैं? और क्यों लिया और कैसे लिया? अरे विपक्ष को तो दिया, जो ये कह रहे हैं विपक्ष को उस तरीके से दिया, लेकिन सरकार ने कैसे लिया? सरकार ने लिया ईडी भेज, 2.5 गुना डॉक्टर सुमित, 2.5 गुना विपक्षी दलों को मिला, 2.5 गुना विपक्षी दलों को मिला। मैं वही कह रहा हूं सर, ये इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है? 2.5 गुना विपक्षी दलों को मिला, सबसे ज्यादा मिला भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने रोका, एसबीआई को फटकार लगानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, जब जाके ये सामने लेके आए। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे थे, 2017 में जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आए थे, राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ा घोटाला होगा, लेकिन ये तब भी नहीं माने। रविंद्र जी सुनिए मेरी बात, अब 20 सेकंड मुझे बोलने दीजिएगा। रविंद्र जी पहले ईवीएम, रविंद्र जी पहले ये तय हो जाए, कि राजनीतिक विश्लेषक है कि भाजपा के प्रवक्ता, पहले ये तय कर ले। निरंजन जी आपसे पूछ रहे हैं, वो हमने तो परिचय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कराया, लेकिन उनको शक हो रहा है। नहीं रविंद्र जी मुझे एक बात बताइए, जब तक बातें थी तब तक ईवीएम एक्ट थी, 99 होते ही ईवीएम ओके हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ गया, सुप्रीम कोर्ट सही हो गया। नहीं, हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं सर, मैं गलत ट्रैक पे, मैं जा रहा हूं। आप जरा बात हो रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मैं महेंद्र जॉनवाल साहब के पास आ रहा हूं। नहीं, महेंद्र जॉनवाल सर, मुझे ये बताइए, जो आरोप यहां पर राजनीतिक तौर पर लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई मुझे मुश्किल लगता है वैसे इस चीज को लेकर आप कहेंगे, लेकिन चलिए मैं फिर भी पूछने की कोशिश करता हूं, क्या राजनीतिक ये मसला है या एक रूटीन एक्सरसाइज है मंत्रालय की और उससे जुड़ी हुई संस्थान की? और जो बड़ा आरोप डॉक्टर सुमित ने लगाया कि बड़ी बड़ी मगरमच्छों को बचाने की कोशिश है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? महेंद्र जॉनवाल सर, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, जो जिसके रिजल्ट सामने हैं, और जो लिस्ट इश्यू हुई है उसमें मैन्युफैक्चरर्स के नाम है, निर्माताओं के नाम है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं है उसमें। पहले तो निर्माता का नाम है कि इसने दवाई बनाई है। और आर यू श्योर मैन्युफैक्चरर का नाम है सबका? जी ठीक है, हर लिस्ट में मैन्युफैक्चरर का नाम है। डॉक्टर सुमित जी मुझे लगता है सुन लिया होगा आपने भी। हाँ बताइए आगे। तुरंत मैटर को सर, आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि जितने भी ये ड्रग्स आई है, कंपनियों के नाम आए, सबने कहा है कि हमारे उससे मैन्युफैक्चरर से बात की जाए, हमें तो केवल बना के दिया गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट है। अच्छा डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, अगर इस तरह की चर्चा और इस तरह की राजनीतिक बातें कही जाएंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड तक अगर चला जाएगा, कोरोना के वैक्सीन तक ये मामला चला जाएगा, तो विश्वास कैसे होगा लोगों का? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक रूटीन प्रोसीजर का हिस्सा है, चाहे सरकार कोई भी हो। ये एक हर जो ड्रग्स मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग होकर निकलती है, उसकी हर लेवल पे टेस्टिंग होती है, एक रूटीन प्रोसीजर है। क्वालिटी टेस्टिंग हर लेवल पे होती है। हो सकता है रास्ते में बिल्कुल, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर इस चर्चा में ये निकल कर आई है कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये आगे से मतलब एक ऐसी भी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। आपने जरूर ये कहा था कि दंडात्मक प्रावधान है, लेकिन हर लिहाज से ये कोशिश की जानी चाहिए कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर मिलावटी दवाएं देता है, मिलावटी दवाएं बनाता है, तो उसके लिए सख्त प्रावधान होने चाहिए, ताकि CDSCO का काम और हल्का हो जाए, लोगों का विश्वास स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति, दवाइयों के प्रति और ज्यादा मजबूत हो पाए और इस तरह के आरोप नहीं लगे। ये बेहतर पूरी व्यवस्था के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों मेहमान आज की फाइट में हमारे साथ जुड़े। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान में आप बन रही है लगातार। एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे।